हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। देखो, इस आर्टिकल को हार्ट एंड साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। क्योंकि ये आर्टिकल है जो हमें बहुत ज्यादा हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन शो करवाता है। इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेम पावर हाई कोर्ट को भी देते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। और ये राइट है टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफर फ्रॉम हाई कोर्ट। अब देखते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन दोनों की कैसे डिफर करती है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन आती है आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन आती है 226 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में इशू ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट वही इशू कर सकता है अगर उसको फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स में लगाना ले आना हो, तो ही रिट इशू कर सकता है। इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, किसी पर्सन के रिलेटेड भी इशू कर सकता है और गवर्नमेंट के लिए भी वो रिट इशू कर सकता है। इट इज मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं, और इशू कर सकते हैं रिट विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। डिस्क्रिशनरी हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन। अब देखते हैं कौन कौन सी रिट्स इशू होती है सुप्रीम कोर्ट की। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है वो थोड़ी नैरो है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है। हैबियस कॉर्पस फर्स्ट रिट है। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि बॉडी है हमारे पास। इट इज इशूड फॉर रिलीजिंग एन इंडिविजुअल हु इज केप्ट इन इलीगल कन्फाइनमेंट। अगर कोई इंडिविजुअल के लिए इशू होती है ये रिट जो इलीगल कन्फाइंड हो, इशूड अगेंस्ट किसी पर्सन के लिए भी इशू हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी अगेंस्ट इशू हो सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिट इशू हो सकती है। सेकंड है मैंडेमस, मतलब वी कमांड, issued for asking a public body to perform its duty, can also be issued against, कि मतलब मैंडेमस का मतलब है कि हम कमांड दे सकते हैं इस रिट के थ्रू पब्लिक बॉडी को कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। ये इशू करते हैं पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट, कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, आर ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, but cannot be issued against private body when duty is not mandatory against president of India, state governors, chief justice of a high court के अगेंस्ट ये नहीं इशू कर सकते हम। थर्ड है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड, मना कर देना, issued by higher court to lower court tribunal to prevent from exceeding their jurisdiction, can be issued only against judicial and quasi judicial authorities। ये अपने जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए भी इशू कर सकते हैं। नो अवेलेबल किन के लिए नहीं है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स बॉडीज के लिए ये रिट नहीं है। फोर्थ है सर्टियरी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ये इशू कर सकते हैं बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर और क्वाश अ केस केस को ट्रांसफर करने के लिए। कैन बी इशू इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इसको इशू कर सकते हैं जो अफेक्ट करती है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को। फिफ्थ है क्यू वेरेंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वेरेंट, कि किस अथॉरिटी पे आपने ये चीज की है। इसका मतलब ये होता है इट इज इशूड एज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी बाय अ कोर्ट इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन, कि उसकी लीगैलिटी देखनी है कि किस चीज पे वो क्लेम कर रहा है टू अ पब्लिक ऑफिस। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, किसी मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं हम इशू कर सकते। अनलाइक द अदर फोर रिट्स इट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट बी नेसेसरली बाय अग्रीव्ड पर्सन।
ये मतलब सॉर्ट कर सकते हैं हम इन रिट्स के बेसिस पे किसी इंटरेस्टेड पर्सन पे, कोई अग्रीव्ड पर्सन के अगेंस्ट नहीं। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 इंपावर करता है पार्लियामेंट टू मेक रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पहला मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेस। और आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। ये बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स में, व्हेन अ टेरिटरी इज अंडर मार्शल लॉ, मिलिट्री लॉ रूल के अंडर अगर हमारी टेरिटरी हो तो कैसे हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज, ये होता है मार्शल लॉ। ये कंसेप्ट बोरो किया था हमने इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डिफाइन नहीं है। अब आर्टिकल 35 बताता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल लॉज, देयर इज नो सच पावर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट्री लॉ बना सकता है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती। अब एक और जरूरी पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, और कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स सिटीजन प्लस फॉरेनर्स को अवेलेबल है, तो उनकी लिस्ट ये बना रखी है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ओनली हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। कुछ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। आर्टिकल 14, 20, 21, 21 ए 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।